दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जॉन मिल्टन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। जॉन मिल्टन के मैं इस वीडियो में दोस्तों 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। ठीक है, तो हम इस वीडियो में 10 नहीं पूरे 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को दोस्तों डिस्कस करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि आप अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं दोस्तों तो आप अपने पास कॉपी और एक पेन, नोटबुक और एक पेन ले लीजिए, जिससे आप ये राइट कर सके कि कितने क्वेश्चंस आपके सही रहे और कितने क्वेश्चंस आपके गलत रहे। तो ज्यादा देर ना करते हुए दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जॉन मिल्टन को लेकर। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हेन वाज जॉन मिल्टन बोर्न। दोस्तों कुछ क्वेश्चंस आपको इजी लगेंगे डेफिनेटली, मैंने इनकी बायोग्राफी से लेकर इनके वर्क्स भी कवर किए हैं। ठीक है, और कुछ डेट ऐसी हैं जॉन मिल्टन की जो हिस्ट्री से रिलेट करती हैं, वो सारी चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। थोड़ी सी मैं अपनी स्पीड अब धीरे धीरे करके बढ़ाता चलूंगा और जो क्वेश्चंस का लेवल है वो भी थोड़ा सा बढ़ता चला जाएगा, मतलब इजी टू हार्ड की तरफ दोस्तों हम चलेंगे। राइट, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। व्हेन वाज जॉन मिल्टन बोर्न, जॉन मिल्टन कब बोर्न हुए थे? तो आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर देना है। हर क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे दोस्तों, जिस तरह से आपको एग्जाम में मिलते हैं। तो मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूं दोस्तों, सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। देखिए यहां पर 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रैक्टिस करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही होता है कि यदि आपके सामने कोई और ऑप्शन भी हैं, वो किससे मैच करते हैं ये भी आपको मन में बता देना है अपने। जैसे कि ये 23 अप्रैल 1564 है, ये किसके लिए करता है दोस्तों? विलियम शेक्सपियर के लिए डेट ऑफ बर्थ है। 7 अप्रैल 7 है दोस्तों, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की डेट ऑफ बर्थ है। और 14 अगस्त 1867 जो है वो जॉन गाल्सवर्दी की है। जॉन गाल्सवर्दी इस दिन पैदा हुए थे। तो आपका करेक्ट आंसर जो है सी है, लेकिन आपने इन 3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और कर ली, तो ऐसा आपको इन 100 क्वेश्चंस तक ही करते चलना है। बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की तरफ। वेयर वाज जॉन मिल्टन बोर्न, जॉन मिल्टन जो थे वो कहां पर पैदा हुए थे, उनकी जो जन्म था वो कहां पर हुआ था? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है, चारों ऑप्शंस में से आपको देना है करेक्ट आंसर इसका। तो वो करेक्ट आंसर है आपका इंग्लैंड। इनकी जो बॉर्न प्लेस है वो दोस्तों इंग्लैंड है। न्यू इंग्लैंड जो है वो अमेरिका में है, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो। इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है, जॉन मिल्टन इंग्लैंड में पैदा हुए थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच स्कूल डिड जॉन मिल्टन अटेंड, कौन सा स्कूल जॉन मिल्टन ने अटेंड किया था? देखिए दोस्तों 2 चीज हैं जॉन मिल्टन को लेकर, एक इनका स्कूल और एक इनका कॉलेज। तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्या है, एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है, इनके स्कूल के बारे में पूछ रहा है या फिर इनके कॉलेज के बारे में पूछ रहा है। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर देना है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सी। सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। इन्होंने अपना स्कूल ज्वाइन किया था दोस्तों 1620 में, जब मात्र ये 12 साल के थे। कौन सा स्कूल ज्वाइन किया था दोस्तों? इन्होंने सेंट पॉल्स स्कूल को ज्वाइन किया था। आई होप ये चीजें क्लियर हैं। इसका सी जो है दोस्तों करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ दोस्तों। विच कॉलेज डिड जॉन मिल्टन अटेंड। देखिए जो चीज मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता रहा था कि स्कूल और कॉलेज दोनों का आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में दोस्तों बताया था कि जॉन मिल्टन ने अपना जो स्कूल ज्वाइन किया था वो किया था 1620 में ज्वाइन। ठीक है, स्कूल की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे आपको लिख देता हूं एस। ठीक है, आपसे पूछा गया है इसमें अब जॉन मिल्टन ने अपना कॉलेज जो है वो कौन सा ज्वाइन किया था, कौन से कॉलेज में इन्होंने स्टडी की थी, कौन से कॉलेज को इन्होंने अटेंड किया था। तो आपके सामने फिर से दोस्तों ये 4 ऑप्शंस हैं, आपको करेक्ट आंसर इसका बताना है। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर जो है मैं आपको बता देता हूं, इन्होंने क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी, जिसको इन्होंने ज्वाइन किया था दोस्तों 1625 में। ये जो है दोस्तों इनका क्या है, कॉलेज है। तो आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है। इन्होंने सेंट पॉल्स कॉलेज को ज्वाइन किया था दोस्तों 1620 में, और 1625 में इन्होंने क्राइस्ट कॉलेज को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में है ये उसको ज्वाइन किया था। आई होप चारों क्वेश्चंस आपको अभी तक क्लियर हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। नेम द पेरेंट्स ऑफ जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन के पेरेंट्स का नाम बताइए। फिर से दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं,
मैं अपनी स्पीड को थोड़ा तेज ही रखूंगा ताकि 100 क्वेश्चंस जल्दी से जल्दी हम लोग कवर कर सकें। तो आपके सामने दोस्तों 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो चारों ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर देना है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों डी। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि यदि आपको ऐसा लगता है कि आप बेस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बाकी के तीनों जो ऑप्शंस हैं उन पे भी आप एक बार नजर डालें कि वो किससे मैच करते हैं, ठीक है। यदि मैं इन चीजों को सभी को एक्सप्लेन करता चलूंगा तो वीडियो कई घंटे का हो जाएगा। यदि आपको ये क्वेश्चन सारे बिल्कुल डिटेल में देखने हैं तो मैंने लिंक दिए हैं दोस्तों डिस्क्रिप्शन में, वहां पर ये पार्ट वाइज मिल जाएंगे। मैंने वो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो डी है। जॉन मिल्टन के फादर का नाम था जॉन मिल्टन सीनियर और इनकी मदर थी दोस्तों सारा जेफरी। यदि मैं ए की बात करूं तो ए जो है दोस्तों ये विलियम वर्ड्सवर्थ के माता पिता हैं, और बी जो है ये है दोस्तों शेक्सपियर के, और सी जो है ये है दोस्तों जॉन गाशवर्दी के, ठीक है। ये आपके तीनों मैंने बता दिए और चौथा जो है इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हु वाज कॉल्ड लेडी ऑफ द क्राइस्ट। आपको पता ही है जॉन मिल्टन ने 1625 में दोस्तों कौन से कॉलेज में एडमिशन लिया था, क्राइस्ट कॉलेज में एडमिशन लिया था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो पहले मैं आपको बता देता हूं, ए है। लेडी ऑफ द क्राइस्ट जॉन मिल्टन को कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि इनका जो लुक था वो कैसा था, एक लड़की की तरह आता था। इनके जो बाल थे वो व्हाइट थे, एकदम ब्राउन इनकी आंखें थी, इनका जो चेहरा था वो भी गोरा था, ठीक है। तो इनका लुक जो आता था एक लेडी की तरह आता था, तो इनको क्राइस्ट कॉलेज के अंदर लेडी ऑफ द क्राइस्ट का निकनेम दिया गया। तो ये जॉन मिल्टन को दोस्तों कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ मेनी टाइम्स जॉन मिल्टन गॉट मैरिड। जॉन मिल्टन ने कितनी बार शादी की थी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सी, 3 टाइम इन्होंने शादी की है। और 4 टाइम्स की बात करूं तो मैं दोस्तों ये बात शादी की थी अर्नेस्ट हेमिंगवे ने 4 टाइम शादी की थी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो सी है। जॉन मिल्टन ने पहली बार शादी की थी मैरी पॉवेल से दोस्तों, वो की थी 1642 में। जॉन मिल्टन ने अपनी दूसरी शादी की थी दोस्तों 1656 में, वो की थी कैथरीन वुडकुक से। और तीसरी शादी की थी इन्होंने 1662 में, जो की थी एलिजाबेथ नाम की लड़की के साथ। ये 2 शादी जो हुई थी दोस्तों, लास्ट की जो 2 शादी हैं ये जॉन मिल्टन के ब्लाइंड होने के बाद जॉन मिल्टन ने की थी, ठीक है। और इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो सी है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ। मिल्टन ने अपनी आंखों की रोशनी किस एज में खो दी थी? आपको ये इसका करेक्ट आंसर देना है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है बी, 1652 में। जब ये 44 साल के थे मिल्टन ने अपनी आंखों की रोशनी जो है खो दी थी। ये पूरी तरह से ब्लाइंड हो गए थे एट द एज ऑफ 44, राइट। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। Whom did मिल्टन कंसीडर हिज मास्टर। जॉन मिल्टन अपना मास्टर किसे कंसीडर करते हैं? तो जॉन मिल्टन जो अपना मास्टर दोस्तों कंसीडर करते हैं वो किसे करते हैं? एडमंड स्पेंसर को अपना मास्टर कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, हु सेड मिल्टन वाज द पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एडमंड स्पेंसर को दोस्तों ये अपना मास्टर कंसीडर करते हैं, तो किसी ने इन्हें यह भी कहा था कि मिल्टन वाज द पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर। वो इन्हें किसने कहा था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है डी, जो जॉन ड्राइडन थे उन्होंने इसे कहा था कि मिल्टन वाज द पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर। आई होप ये चीजें अभी तक क्लियर हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। पैराडाइज लॉस्ट इज कंसीडर ए और एन, ये क्या कही जाती है? मतलब कि पैराडाइज लॉस्ट का एक तरह से दोस्तों आपसे लिटरेरी फॉर्म पूछी जा रही है कि ये कोई एपिक पोयम है, शॉर्ट स्टोरी है, नोवेला है, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं है। तो जॉन मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है दोस्तों आपको अच्छे से पता होगा, ये एक एपिक है, एपिक पोयम है, जिसकी वजह से जॉन मिल्टन बहुत ही ज्यादा फेमस हो गए थे, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं दोस्तों। व्हेन वाज पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश्ड। पैराडाइज लॉस्ट कब पब्लिश्ड हुई थी? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। ये चारों ऑप्शंस हैं आपके, मैंने चारों के चारों ऑप्शंस ऐसे लिखे हैं, कोई ना कोई वर्क जॉन मिल्टन का इन चारों ईयर्स में ही पब्लिश हुआ है। तो पहले दोस्तों हम पैराडाइज लॉस्ट की बात कर लेते हैं। पैराडाइज लॉस्ट जो पब्लिश हुई थी वो हुई थी
1667 में। इसमें आया था आपका लिसिडस, और इसमें आया था पैराडाइज रीगेंट, और इसमें आया था ऑन शेक्सपियर। ऑन शेक्सपियर दोस्तों जो है वो 1630 में आया था और जॉन मिल्टन का पहला पब्लिश्ड वर्क था। जी हाँ, पहला पब्लिश्ड वर्क जॉन मिल्टन का जो था वो था ऑन शेक्सपियर, जो आया था दोस्तों 1630 में। तो इसका पैराडाइज लॉस्ट कब पब्लिश हुई थी? 1667 में हुई थी। सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पैराडाइज लॉस्ट ओरिजिनली रिटन इन, पैराडाइज लॉस्ट जो है दोस्तों ओरिजिनली कितनी बुक्स में आई थी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है डी, पैराडाइज लॉस्ट जो है वो 10 बुक्स में आई थी सबसे पहले। ठीक है, बाद में उसको डिवाइड कर दिया गया था कुछ पार्ट्स को, तो वो 12 बुक में आ गई थी। व्हाट इज द नेम ऑफ द सीक्वल टू पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट के सीक्वल का क्या नाम है? तो यहां पर दोस्तों पैराडाइज लॉस्ट की जो सीक्वल का नाम है वो है दोस्तों पैराडाइज रीगेंट, जो आया था दोस्तों 1671 में। और जो पैराडाइज लॉस्ट आई थी दोस्तों, मैंने अभी आपको पिछले ही क्वेश्चन में बताया था, आपको 1667 में आई थी। ठीक है, तो 1671 में जो आया है दोस्तों वो आया है पैराडाइज रीगेंट। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, हाउ मेनी बुक्स वर इन द सेकेंड एडिशन ऑफ द एपिक पोएम पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट के सेकेंड एडिशन, मतलब कि पैराडाइज लॉस्ट को 2 बार पब्लिश करा गया था। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था पैराडाइज लॉस्ट जो है वो ओरिजिनली 10 बुक में आई थी, लेकिन बाद में उसको डिवाइड कर दिया गया था कुछ पार्ट्स को, जो लंबे पार्ट्स थे। उसके बाद दोस्तों ये बाद में पब्लिश हुई थी 1674 में दूसरी बार। ठीक है, और उसको 12 बुक्स में पब्लिश कराया गया था। आई होप ये चीजें क्लियर हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, पैराडाइज लॉस्ट रिटन इन, पैराडाइज लॉस्ट किस चीज में लिखी गई है? फॉर्मल वर्स में लिखी गई है, ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, फ्री वर्स में लिखी गई है, या इनमें से कोई भी फॉर्म का वर्स का इस्तेमाल नहीं किया है जॉन मिल्टन ने? तो बी जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट को ब्लैंक वर्स में लिखा था। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। विच वन इज द शॉर्टेस्ट बुक इन पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट में सबसे छोटी बुक कौन सी है? तो दोस्तों सबसे छोटी बुक जो है पैराडाइज लॉस्ट की वो है सी, बुक नंबर 7, 7 नंबर की जो बुक है वो सबसे छोटी है पैराडाइज लॉस्ट की। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। कौन सा एक ऐसा वर्क है जॉन मिल्टन का जिसे मिल्टन ने स्टार्ट किया था लिखना 1658 में, और उसको कंप्लीट कर दिया था दोस्तों 1665 में, और उसे पब्लिश कराया था 1667 में? आई होप आपका आंसर आ चुका है दोस्तों। करेक्ट आंसर आप लोगों ने दिया है, बहुत खूब। इसका पैराडाइज लॉस्ट जो है दोस्तों वो करेक्ट आंसर है। पैराडाइज लॉस्ट को 1667 में पब्लिश कराया गया था, लेकिन आपके पास 2 आंसर और हैं अभी करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। पैराडाइज रीगेंड आई थी दोस्तों 1671 में, और लिसिडस आई थी दोस्तों 1637 में। ठीक है, ये चीजें आपको करते हुए चलना है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बी, पैराडाइज लॉस्ट, राइट। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट हैज बीन प्रेज्ड फॉर इट्स, मिल्टन जो है, मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट किसके लिए प्रेज की जाती है, किस स्टाइल के लिए उसकी तारीफ की जाती है? तो बी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, ग्रैंड स्टाइल के लिए इसकी तारीफ की जाती है। मिल्टन ने इसे ग्रैंड स्टाइल में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, पैराडाइज लॉस्ट वाज रिटन बाय मिल्टन इन द फेज ऑफ हीज लाइफ, अपनी लाइफ के कौन से फेज में जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट को लिखा था? ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पहले भी कई बार आ चुका है, इसीलिए मैं भी इस क्वेश्चन को यहाँ पर लेकर आया हूँ, ताकि आप लोगों के दिमाग में ये चीजें पूरी तरह से बैठी रहें कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। मिल्टन ने दोस्तों अपनी लाइफ के लास्ट फेज में इसे लिखा था। सी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। रेस्टोरेशन पीरियड इन इंग्लैंड स्टार्ट फ्रॉम, रेस्टोरेशन पीरियड जो है इंग्लैंड में वो कब आया था? ये आंसर आपको करना है दोस्तों। कुछ डेट दोस्तों हिस्ट्री की भी हैं, इसमें ऐसी डेट जो है मिल्टन से रिलेट करती हैं, तो ये डेट आपको पता होनी चाहिए।
तो रेस्टोरेशन पीरियड दोस्तों कब आया था दोस्तों? 1660 में आया था। डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, हु वाज द बॉयहुड फ्रेंड ऑफ मिल्टन? जॉन मिल्टन का बॉयहुड फ्रेंड कौन था? चार्ल्स डियोडैटी, एडवर्ड किंग, आर्थर एच हेलम और एस.टी. कोलरिज। इन चारों में से आपको दोस्तों करेक्ट आंसर देना है। तो कुछ लोग दोस्तों कंफ्यूज हो रहे होंगे कि और आंसर कर दिया होगा उन्होंने एडवर्ड किंग, लेकिन दोस्तों ये जो आंसर है आपका गलत है। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि बॉयहुड फ्रेंड कौन था। जब ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में थे तब एडवर्ड किंग इनके मित्र थे जॉन मिल्टन के, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन इनके स्कूल में जब ये सेंट पाउल स्कूल में पढ़ते थे दोस्तों, तब इनका जो फ्रेंड था वो कौन था? चार्ल्स डियोडैटी इनका फ्रेंड था। तो इसका ए जो है दोस्तों करेक्ट आंसर ए है। राइट। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 23 है, हु बिगेन हिज सोनेट लंदन मिल्टन 1802 विद मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। ये जो पंक्ति है दोस्तों एक वर्क से ली गई हैं, जिस वर्क का नाम है लंदन 1802, या फिर इसका दूसरा नाम भी है मिल्टन 1802। ये किसने लिखी है, किसका ये वर्क है? तो आपको ये बताना है इन चारों ऑप्शंस में से। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शंस हैं। चारों ऑप्शंस में आपके पास रोमांटिक पोएट्स के नाम हैं। रोमांटिक पोएट में से दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ ऐसे पोएट हैं जिसने लंदन 1802 जो सोनेट है वो लिखी है जॉन मिल्टन के लिए। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, विच वाज मिल्टन्स फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम? ये इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको जो चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं वो बता चुका हूं दोस्तों। मिल्टन की जो पहली पब्लिश्ड वर्क है वो है दोस्तों ऑन शेक्सपियर, जो आई थी इनकी 1630 में। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी आई थी इनकी दोस्तों 1629 में, लेकिन इसे पब्लिश नहीं कराया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इनका पब्लिश्ड वर्क जो है वो है ऑन शेक्सपियर, जो 1630 में आया था। एग्जाम आपको इस तरह की डेट लिख के देता है और आप ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1629 जो है 1630 से पहले आता है और आप इसे करेक्ट मार्क कर देंगे। ठीक है, जबकि ये गलत आंसर है। राइट आंसर है दोस्तों उसका बी, 1630 में इनका फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क आया था। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 25 है, whom does मिल्टन एड्रेस इन हिज पोएम ऑन द डेथ ऑफ ए फेयर इन्फेंट डाइंग ऑफ ए कफ 1628? लो दोस्तों, एक यहाँ पर ईयर आपको और देखने के लिए मिल गया कि 1628 में जॉन मिल्टन ने एक और वर्क लिखा था जिसका नाम है दोस्तों ओनली डेथ ऑफ ए फेयर इन्फेंट डाइंग ऑफ ए कफ। ठीक है, ये इन्होंने किसके लिए लिखा था ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। आपको इन चारों में से करेक्ट आंसर देना है। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, जॉन मिल्टन की नीज थी एक, इनकी बहन थी जिनका नाम था दोस्तों एन। इनकी एन की एक बेटी थी, उसके लिए जॉन मिल्टन ने लिखा है। इनकी बेटी की, एन की बेटी की डेथ हो गई थी। ये जॉन मिल्टन की दोस्तों नीज थी। इनकी डेथ के बाद इन्होंने लिखा था ये वर्क 1628 में। ये एक एलेजी है। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, द ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ द क्राइस्ट नेटिविटी वाज बिगन ऑन। ये कब स्टार्ट किया था जॉन मिल्टन ने? तो दोस्तों इसका आपको इन चारों में से करेक्ट आंसर देना है। एक और बात मैं आपको बता देता हूं, ये वर्क ऑलरेडी कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में कि कब लिखा गया था। तो ये लिखा गया था दोस्तों 1629 में। ठीक है, लिखा गया था और क्रिसमस डे का दोस्तों ये दिन था। तो ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, इन मिल्टन्स लाइफ द पीरियड फ्रॉम 1632 टू 1637 इज पॉपुलरली नोन एज। कौन सा पीरियड जो है 1632 से लेकर 1637 तक जॉन मिल्टन की लाइफ में जाना जाता है? ये चारों ऑप्शंस हैं दोस्तों आपके सामने। ठीक है, तो ये जो है हॉटन पीरियड है। डी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। हॉटन पीरियड के नाम से जाना जाता है और ये 1632 से लेकर 1637 तक तो माना जाता है, लेकिन ये ईयर्स जो हैं दोस्तों फिक्स नहीं है। इसको आप 1630 से भी कह सकते हैं, लेकिन जो हमें लिटरेचर में देखने के लिए मिलता है वो 1632 से ही मिलता है। ठीक है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, इन
1632 at the age of 34 he married Mary Powell. How old she was? जब उन्होंने दोस्तों 1642 में जॉन मिल्टन ने अपनी पहली शादी की थी तो उनकी पत्नी मैरी पोवेल जिसका नाम था दोस्तों वो कितनी ओल्ड थी, आपको ये आंसर करना है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 17 ईयर ओल्ड थी, वो 17 साल की थी। और मिल्टन कितने साल के थे? 34 सालों के थे। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, मिल्टन सोनेट मिथोट आई सा माई लेट स्पाउस सेंट ऑल्सो नोन एज। मिल्टन की एक सोनेट है दोस्तों जिसका नाम है मिथोट आई सा माई लेट स्पाउस सेंट। ठीक है, ये जॉन मिल्टन ने किसके लिए लिखी है? ये जॉन मिल्टन ने दोस्तों लिखी है अपनी सेकंड वाइफ के लिए। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? इसका क्वेश्चन ये है दोस्तों, जो ये है ऑल्सो नोन एज, इसका दूसरा नाम क्या है? ऑन हिज डिसीज्ड वाइफ। इस सोनेट को मैंने पूरी तरह से अच्छे से एक्सप्लेन किया है दोस्तों, उसे भी मैं अपलोड करने ही वाला हूं। उसमें आपको पता चल जाएगा कि जॉन मिल्टन किसके लिए बात करते हैं। ये अपनी सेकंड वाइफ के लिए बात करते हैं जिनका नाम कैथरीन वुडकुक है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हु वाज मिल्टन्स थर्ड वाइफ? मिल्टन की जो तीसरी वाइफ है वो कौन है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर तीसरे नंबर पर ही है। इनकी तीसरी वाइफ जो है वो एलिजाबेथ है। इसका करेक्ट आंसर है मैरी पोवेल जो है दोस्तों वो इनकी फर्स्ट वाइफ हैं। ठीक है, और जो दूसरी वाइफ है कैथरीन इनकी सेकंड वाइफ है जिनकी शादी हुई थी दोस्तों 1656 में, और तीसरी शादी की थी इन्होंने दोस्तों 1662 में। ये चीजें मैंने आपको साथ साथ बता दी हैं। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है सी। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। विच सेंचुरी जॉन मिल्टन बिलोंग टू? कौन सी सेंचुरी से दोस्तों जॉन मिल्टन बिलोंग करते थे? 15th सेंचुरी से, 16th सेंचुरी से, या फिर 17th सेंचुरी से, या फिर 18th सेंचुरी से ये बिलोंग करते थे? तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो है सी, 17th सेंचुरी से जॉन मिल्टन बिलोंग करते थे। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों, व्हेन जॉन मिल्टन बोर्न एंड डाइड? जॉन मिल्टन का जन्म कब हुआ था और कब इनकी डेथ हो गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ए, जॉन मिल्टन का जन्म 1608 में हुआ और 1674 में इनकी डेथ हो गई थी। दूसरा दोस्तों शेक्सपियर का है, तीसरा वर्ड्सवर्थ का है। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है बहुत ही अच्छी तरीके से। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। व्हेन सिविल वार टुक प्लेस इन इंग्लैंड? सिविल वार जो है इंग्लैंड में कब चालू हुआ था, ये चीजें आपको बतानी है। सिविल वार दोस्तों मिल्टन की एज के टाइम पे भी स्टार्ट हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 1642 में सिविल वार हुआ था। मिल्टन जो थे एक प्यूरिटन थे, वो प्यूरिटन्स को सपोर्ट करते थे, तो सिविल वार जो हुआ था 1642 में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों, व्हेन वर द थिएटर क्लोज्ड इन इंग्लैंड? थिएटर जो है वो कब बंद हुए थे इंग्लैंड के दौरान? जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था दोस्तों कि सिविल वार जो है वो कब हुआ था? 1642 में हुआ था। जब सिविल वार स्टार्ट होने लगा था तभी दोस्तों थिएटर्स को बंद कर दिया गया था, और 1660 में जब रेस्टोरेशन हुआ था तो एक बार फिर से थिएटर को खोल दिया गया था। तो इसका सी जो है वो दोस्तों करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हेन वाज चार्ल्स वन या चार्ल्स फर्स्ट एग्जीक्यूटेड? चार्ल्स फर्स्ट को कब एग्जीक्यूट कर दिया गया था? तो दोस्तों इसका डी जो है वो करेक्ट आंसर है। चार्ल्स फर्स्ट को एग्जीक्यूट किया गया था 30 जनवरी 1649 को। ठीक है, चार्ल्स फर्स्ट की हत्या कर दी गई थी कब? 1649 में। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों, हु डिड बिकेम लॉर्ड प्रोटेक्टर ऑफ इंग्लैंड आफ्टर चार्ल्स फर्स्ट? चार्ल्स फर्स्ट की डेथ कब हुई थी दोस्तों? पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया 1649 में। उसके बाद जो है लॉर्ड प्रोटेक्टर कौन बने थे? वहां के ओलिवर क्रोमवेल को बनाया गया था। बी इसका दोस्तों करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 है, मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ? ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। डी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। नंबर 38 है, व्हेन ओलिवर क्रोमवेल डाइड? जो ओलिवर क्रोमवेल दोस्तों पावर में आए थे चार्ल्स फर्स्ट के बाद, उनकी डेथ कब हो गई थी? 1658 में।
डी इसका दोस्तों करेक्ट आंसर है। रेस्टोरेशन कब हुआ था? 1660 में। तो 1658 से लेकर 1660 तक इंग्लैंड में किसी का शासन नहीं था। ठीक है, 1660 में रेस्टोरेशन हुआ था, जब चार्ल्स फर्स्ट के बेटे को लाया गया था और गद्दी पर बिठाया गया था। वो कब हुआ था? 1660 में। तो 1658 में दोस्तों ओलिवर क्रोमवेल की डेथ हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 39 है, रेस्टोरेशन पीरियड इन इंग्लैंड स्टार्ट्स फ्रॉम। रेस्टोरेशन पीरियड मैंने आपको बता दिया दोस्तों, रेस्टोरेशन कब हुआ था? 1660 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40 है, एट व्हाट एज मिल्टन रोट हिज ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। मिल्टन ने अपना एक ओड लिखा था दोस्तों, ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। जब ये कितने साल के थे दोस्तों? 21 ईयर्स के थे। और कितने कब लिखा था? 1629 में लिखा था। तो बी इसका दोस्तों करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन का इनमें से कौन सा वर्क है जो जॉन मिल्टन ने नहीं लिखा है? तो ऑफ एजुकेशन लिखा है दोस्तों, किसने? जॉन मिल्टन ने। कब लिखा है? 1644 में। ठीक है, एरियोपैजिटी का भी 1644 में लिखा गया है। किसके द्वारा? जॉन मिल्टन के द्वारा। और मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों, ऑन शेक्सपियर जो है मिल्टन का पहला पब्लिश्ड वर्क है जो आया था 1630 में। बचा कौन सा दोस्तों? सी। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। इस वर्क को दोस्तों जॉन मिल्टन ने नहीं लिखा था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज नॉट कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन में इनमें से कौन सी पोएम को नहीं लिखा है? ऑन हिज ब्लाइंडनेस एक सोनेट है जो जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है। लेलेग्रो भी जॉन मिल्टन ने लिखा है। ऑन शेक्सपियर भी जॉन मिल्टन ने लिखा है। लेकिन डी जो है दोस्तों ये लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। द लाइन दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। इस लाइन को यहां से स्टार्ट है जो दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो यहां तक है, ये जॉन मिल्टन के किस वर्क से ली गई लाइन है? तो दोस्तों ये एक बहुत ही फेमस वर्क से ली गई लाइन है जिसका नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों, हु इज कॉल्ड द पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर। कौन कहा जाता है पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर? ये कहा जाता है दोस्तों जॉन मिल्टन को। क्वेश्चन नंबर 45 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड विद रेफरेंस टू जॉन मिल्टन्स वर्क। कौन सा जॉन मिल्टन के वर्क्स के साथ मैच नहीं करता है? ये चीज मैं आपको पहले भी ईयर्स बताता हुआ चल रहा हूं, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देखते ही दे देना चाहिए। ऑफ एजुकेशन दोस्तों कब लिखा गया था? 44 में, राइट है। लिसिडस आया था 1637 में, ये भी राइट है। 1667 में पैराडाइज लोस्ट आया था, ये भी राइट है। और एरियोपैजिटिक का जो है वो गलत है। वो एरियोपैजिटिक का दोस्तों कब आया था? 1644 में आया था, जब ऑफ एजुकेशन आया था। उसी ईयर में एरियोपैजिटिक का भी आया था। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैस्टोरल एलेजी बाय मिल्टन। देखिए दोस्तों ये चारों की चारों जो हैं वो पैस्टोरल एलेजी हो सकती हैं, लेकिन मिल्टन ने कौन सी लिखी है वो हमें बताना है। तो मिल्टन ने जो लिखी है दोस्तों वो है अपनी लिसिडस, जो लिखी थी 1637 में जॉन मिल्टन ने अपने एक फ्रेंड एडवर्ड किंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 47 है, हु अपॉइंटेड मिल्टन टू द पोस्ट ऑफ लैटिन सेक्रेटरी। ये किसने लिखा था? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो जॉन मिल्टन थे एक प्यूरिटन है, वो ओलिवर क्रोमवेल को सपोर्ट करते थे। तो ऑफ कोर्स जॉन मिल्टन को लैटिन सेक्रेटरी किसने अपॉइंट किया था? वो किया था दोस्तों ओलिवर क्रोमवेल ने। ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों, द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड इज अपॉन मी, हुज लाइन इज दिस। ये किसने कहा है? ये जॉन मिल्टन ने दोस्तों कहा है। डी इसका करेक्ट आंसर है कि स्पिरिट जो है भगवान की वो मेरे ऊपर है, ये जॉन मिल्टन ने कहा है। डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 है, हु सेड मिल्टन वाज द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। ये कहा है दोस्तों किसने? विलियम ब्लेक ने ये कहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 है, एरियोपैजिटिका इज ऑल अबाउट। एरियोपैजिटिका जब आप पढ़ेंगे तो वो किस बारे में है एरियोपैजिटिका, ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है।
तो एरियोपैजिटिका जो है दोस्तों उसमें बात की गई है फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 है दोस्तों, हु इज कंसीडर फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ पैराडाइज लोस्ट। पैराडाइज लोस्ट का फर्स्ट कैरेक्टर कौन कहा जाता है, किसे कहा जाता है दोस्तों, सैटर्न को। सैटर्न को कहा जाता है दोस्तों पैराडाइज लोस्ट का फर्स्ट कैरेक्टर, ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं। हु इज नेक्स्ट टू सैटर्न इन पैराडाइज लोस्ट। पैराडाइज लोस्ट के और नेक्स्ट कौन है, यानी कि सेकंड इन कमांड कौन है, वो है दोस्तों बेल्ज़ेबब। इसका बी जो है दोस्तों करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चंस दोस्तों पैराडाइज लोस्ट से आ रहे हैं। मैंने इसकी बायोग्राफी से लेके आपके वर्क्स तक सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं, आपको अच्छी प्रैक्टिस दोस्तों हो जाएगी। Who has described Paradise Lost as the dream of a Puritan as fallen asleep over his Bible। जैसे कि कोई इंसान पढ़ता पढ़ता किताब के ऊपर सो जाता है, ऐसा किसने पैराडाइज लोस्ट के बारे में कहा है कि एक प्यूरिटन है जो पैराडाइज लोस्ट को लिखते लिखते उसके ऊपर अपना सर रख के सो गया है। ठीक है, तो ये कहा है दोस्तों किसने, लेमार्टिन ने ये कहा है, डी इसका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन दोस्तों एक बार पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 है, हु सेड बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन किसने कहा है, ये दोबारा से दोस्तों लिख गया है, आप इसे इग्नोर कर देना। ठीक है, लाइन क्वेश्चन सिर्फ इतना है, हु सेड बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। इसका मतलब है कि भगवान की गुलामी करने से अच्छा है, भगवान का नौकर बन के रहने से अच्छा है हेवन में, कि मैं स्वर्ग से निकलकर नर्क में चला जाऊं और वहां का राजा बनकर रहूं। ये किसने कहा है, बेल्ज़ेबब ने कहा है, डेथ ने कहा है, सैटर्न ने कहा है, या माइकल ने कहा है। तो ये कहा है दोस्तों सैटर्न ने। सैटर्न अपने आप को गॉड से इंफीरियर नहीं मानता था, वो कहता था मैं भगवान की गुलामी करने से अच्छा है नर्क में चला जाऊं और वहां का राजा बनकर रहूं। तो ये स्पीच दोस्तों किसने दी है, सैटर्न ने दी है। क्वेश्चन नंबर 55 है, थ्रू विच वर्क डज मिल्टन इंटेंड टू जस्टिफाई द वे ऑफ गॉड टू मैन। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। आपके सामने दोस्तों एक बार फिर से 4 ऑप्शंस हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो है पैराडाइज लोस्ट। पैराडाइज लोस्ट में ये चीजें कही गई हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है दोस्तों, लेलेग्रो एंड एल पेंसिरोसो लिसिडस बिलोंग टू। ये तीनों जो वर्क हैं, लेलेग्रो, एल पेंसिरोसो और लिसिडस, जॉन मिल्टन के किस पीरियड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था दोस्तों एक क्वेश्चन में कि जॉन मिल्टन का हॉटन पीरियड जो होता है वो 1632 से लेकर 1637 तक माना जाता है, लेकिन उससे पहले का थोड़ा सा पीरियड भी हम उसे हॉटन पीरियड में ही लेते हैं, क्योंकि कोई एग्जैक्ट ईयर नहीं है हॉटन पीरियड की। ठीक है, तो ये जो वर्क हैं सारे के सारे जॉन मिल्टन के हॉटन पीरियड में ही लिखे गए थे। इसका ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 है, वी रीड पैराडाइज लोस्ट एज ए टास्क नोबडी एवर विज्ड इट लॉन्गर। हम पैराडाइज लोस्ट को एक टास्क की तरह पढ़ते हैं, ये किसने कहा है दोस्तों, डॉक्टर जॉनसन ने कहा है। सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 है दोस्तों, मिल्टन रोट नो लैंग्वेज, हु सेड। पैराडाइज लोस्ट के बारे में बोला था दोस्तों डॉक्टर जॉनसन ने कि हम पैराडाइज लोस्ट को एक टास्क की तरह पढ़ते हैं, तो डॉक्टर जॉनसन ने ही, डी इसका करेक्ट आंसर है, ऐसा बोला है कि मिल्टन रोट नो लैंग्वेज, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 है दोस्तों, विच डॉक्ट्राइन इज फाउंड इन पैराडाइज लोस्ट। इसका मतलब होता है दोस्तों सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत पैराडाइज लोस्ट के अंदर पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों फ्रीडम ऑफ विल की बात हमें पैराडाइज लोस्ट से सीखने के लिए मिलती है, बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 है दोस्तों, फॉर्मर नेम ऑफ सैटर्न। जब पैराडाइज लोस्ट स्टार्ट हुई थी दोस्तों, जो इसका फर्स्ट कैरेक्टर है सैटर्न, तब वो भगवान के पास था। जब ये सैटर्न का नाम इसे कब दिया गया था, जब इसे हेल में फेंक दिया गया था भगवान की आर्मी के द्वारा, तो हम इसे सैटर्न के नाम से जानते हैं। लेकिन जब ये भगवान के पास था, एक आर्कएंजल था, तो ये किस नाम से जाना जाता था वहां पर हेवन में, लूसीफर के नाम से जाना जाता था। ए इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। द लिटरेरी फॉर्म
ऑफ ऑन हिज ब्लाइंडनेस हिज, ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है उसकी लिटरेरी फॉर्म क्या है? ऑन हिज ब्लाइंडनेस किसने लिखा है दोस्तों? जॉन मिल्टन ने लिखा है। ठीक है, इसकी लिटरेरी फॉर्म पूछी है, सोनेट है, शॉर्ट स्टोरी है, एपिक है या फिर कोई मास्क है? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है वो एक सोनेट है। जॉन मिल्टन लिखते थे किस फॉर्मेट में? इटालियन फॉर्मेट में लिखते थे, जिसका पहला स्टैंजा 8 लाइन का होता था, दूसरा स्टैंजा 6 लाइन का होता था। इसे हम ऑक्टेव कहते हैं, इसे हम सेस्टेव कहते हैं। ठीक है, और जो सोनेट होती है वो एक 14 लाइन्स की पोयम होती है। ठीक है, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 है दोस्तों, व्हाट काइंड ऑफ सोनेट मिल्टन रोट? सोनेट किस तरह की लिखते थे मिल्टन? उन्होंने कौन से फॉर्मेट को जो है फॉलो किया था? शेक्सपियरियन सोनेट को फॉलो किया था, मतलब कि शेक्सपियरियन की सोनेट के अंदर होते थे 3 क्वार्टरेन जिसमें 4 लाइन का स्टैंजा होता है, और एक होती थी बाद में दोस्तों कपलेट, जिसे जो 2 लाइन की लाइन का स्टैंजा होता है उसे कपलेट कहते हैं, एक होती थी कपलेट। तो 3 क्वार्टरेन होते थे जो हो गई मिलके 12 लाइन, और एक होती थी दोस्तों उसमें कपलेट जो 2 लाइन है, मिलके हो गई दोस्तों 14 लाइन। 14 लाइन की सोनेट होती थी। ठीक है, इटालियन फॉर्मेट को दोस्तों जॉन मिल्टन फॉलो करते थे, जिसे हम पेट्रार्कन सोनेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस? जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस सोनेट है उसकी राइमिंग स्कीम क्या है? तो दोस्तों पहले मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूं कि इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो है दोस्तों सी। ये सी जो है ए बी बी ए बी बी ए सी डी ई ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस की राइमिंग स्कीम है। ये इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है दोस्तों सी। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं दोस्तों, जो पहली राइमिंग स्कीम है वो किस तरह की सोनेट्स के अंदर फॉलो की जाती है? शेक्सपियरियन सोनेट की राइमिंग स्कीम है, ये शेक्सपियरियन सोनेट के अंदर फॉलो की जाती है। दूसरी जो है दोस्तों ये स्पेंसरियन सोनेट के अंदर फॉलो की जाती है। ठीक है, तो ये आपको दोनों चीजें याद रखनी है, पहली वाली शेक्सपियरियन सोनेट, दूसरी वाली स्पेंसरियन सोनेट के अंदर फॉलो की जाने वाली राइमिंग स्कीम है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस के अंदर जो राइमिंग स्कीम यूज की गई है वो है दोस्तों सी, इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। हु गेव द टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस? दोस्तों जब जॉन मिल्टन ने ये पोएम लिखी थी तो इसका कोई भी टाइटल जॉन मिल्टन ने नहीं दिया था। यदि वो अपने ऊपर अपनी ब्लाइंडनेस के ऊपर इस सोनेट को लिखते तो वो यहाँ पर ऑन हिज ब्लाइंडनेस नहीं ऑन माय ब्लाइंडनेस लिखते। तो ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है ये टाइटल इसका मतलब किसी और ने दिया है। ही जो है यहाँ पर कौन है? जॉन मिल्टन है। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है थॉमस न्यूटन इन 1761 में। ठीक है, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 है, व्हाट इज अनदर टाइटल ऑफ ऑन हिज ब्लाइंडनेस? ऑन हिज ब्लाइंडनेस का अनदर टाइटल क्या है? तो दोस्तों ये आपके साथ सामने 4 ऑप्शन हैं। इन चारों में से दोस्तों सी इसका करेक्ट आंसर है। जो इसकी ओपनिंग लाइन है, व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट इज द अनदर टाइटल ऑफ जॉन मिल्टन ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ठीक है, उसका दूसरा टाइटल जो है इसकी ओपनिंग लाइन ही है। यदि क्वेश्चन इस तरह से आता है कि व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट जो है वो किस वर्क की ओपनिंग लाइन है, तो आपको बताना है ऑन हिज ब्लाइंडनेस की ओपनिंग लाइन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ चलते हैं दोस्तों। हु इंट्रोड्यूस सोनेट इन इंग्लैंड? सोनेट्स को इंग्लैंड के अंदर किसने इंट्रोड्यूस किया है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको देना है दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ठीक है, तो आपको करेक्ट आंसर देना है। आप लोगों के लिए थोड़ा सा टाइम मैं दे देता हूं दोस्तों करेक्ट आंसर देने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो है बी, सर थॉमस वेयार्ड ने इसको इंट्रोड्यूस किया था इंग्लैंड में दोस्तों। कब? 16th सेंचुरी में इसको इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया था। बी इसका दोस्तों करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 है, व्हाट पोएट्स बिफोर मिल्टन वर फेमस फॉर राइटिंग एपिक्स? एक एपिक लिखा है जॉन मिल्टन ने जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे जॉन मिल्टन। उसका नाम है दोस्तों पैराडाइज लोस्ट। लेकिन पैराडाइज लोस्ट से पहले दोस्तों
कुछ और फेमस एपिक लिखे गए थे जिनकी वजह से लोग जाने जाते थे। वो कौन लोग हैं जो फेमस थे पैराडाइज लॉस्ट से पहले एपिक लिखने के लिए? तो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर देना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है दोस्तों डी, होमर, वर्जिल और स्पेंसर। ये तीनों जो है लिखते थे दोस्तों एपिक्स को, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 है, विच ब्रिटिश रोमांटिक ऑथर वाज इंस्पायर्ड बाय द वर्क ऑफ जॉन मिल्टन? कौन सा राइटर जो है ब्रिटिश रोमांटिक ऑथर हैं वो इंस्पायर्ड थे जॉन मिल्टन के वर्क से, ठीक है। तो ये है आपका विलियम ब्लेक। विलियम ब्लेक जो है दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 है, व्हाट ऑथर रोट लाइफ ऑफ मिल्टन? लाइफ ऑफ मिल्टन जो है किसने लिखी है? तो लाइफ ऑफ मिल्टन जो लिखी गई है दोस्तों सैमुअल जॉनसन के द्वारा लिखी गई है। सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 है, हु इज लार्जली कंसीडर्ड टू बी द फादर ऑफ एपिक पोएट्री? मैंने आपको बताया था दोस्तों जॉन मिल्टन से पहले भी ऐसे लोग थे जो लिखते थे एपिक्स को, ठीक है। तो उनमें से एपिक्स का फादर किसे कहा जाता है? एपिक्स का फादर दोस्तों कहा जाता है होमर को। ये इसके फादर कहे जाते हैं एपिक्स के। ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 है, हु इज कोमस इन द वर्क कोमस? जॉन मिल्टन ने एक कोमस वर्क लिखा है दोस्तों, उसमें जो कोमस है वो कौन है? अधिकतर दोस्तों कोमस जैसे है नाम किसी का, वो किसका होता है? एक हीरो का होता है। लेकिन जॉन मिल्टन के इस वर्क में ऐसा नहीं है। ये नाम जो है किसका है दोस्तों? एक विलेन का है, एक एंटागोनिस्ट का है, ठीक है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 है, द लिटरेरी फॉर्म ऑफ कोमस इज? कोमस की लिटरेरी फॉर्म क्या है? एपिक है, शॉर्ट स्टोरी है, एन एलेजी है, या फिर ये एक मास्क है? तो डी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया ये एक मास्क है जो जॉन मिल्टन ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 73 है, हु रिक्वेस्टेड जॉन मिल्टन टू राइट कोमस? जॉन मिल्टन से किसने रिक्वेस्ट की थी कोमस लिखने के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों हेनरी। इन्होंने इनसे रिक्वेस्ट की थी, जॉन मिल्टन से रिक्वेस्ट की थी हेनरी लुईस कि आप कोमस लिखो। ये फिर है कौन? हेनरी है कौन दोस्तों? हेनरी लुईस कौन है? ये दोस्तों वो इंसान है जिसने कोमस के अंदर म्यूजिक दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 है, व्हेन मिल्टन रोट कोमस? कोमस को कब लिखा था मिल्टन ने दोस्तों? बी इसका करेक्ट आंसर है। मैं ये तीनों एक्सप्लेन इस बार नहीं कर रहा हूं क्योंकि सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। जैसे कि इसमें लिखा था ऑन शेक्सपियर, इसमें लिसिडस और इसमें ऑफ एजुकेशन एरियोपैजिटी का लिखा गया था, ठीक है। बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। कोमस जो आया था दोस्तों वो आया था 1634 में। क्वेश्चन नंबर 75 है, हुज ऑनर मिल्टन रोट कोमस? कोमस को मिल्टन ने किसके सम्मान में लिखा था? ये क्वेश्चन है कि कोमस को किसके सम्मान में जॉन मिल्टन ने लिखा था। तो ये 4 ऑप्शंस हैं दोस्तों आपके सामने। तो इसका जो है करेक्ट आंसर वो सी है, इल ब्रिजवाटर बिकमिंग लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ वेल्स। तो दोस्तों इनके सम्मान में लिखा था। यहाँ पर इसका सी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 76 है, कोमस ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ टू डिसीव द लेडी और द पीपल? इसमें दोस्तों जॉन मिल्टन ने अपना वर्क जो लिखा है कोमस, ये एंटागनिस्ट है। 1634 में लिखा था इस वर्क को। इसमें जो एंटागनिस्ट है या विलेन है वो अपना रूप बदलता था लोगों को धोखा देने के लिए। इसमें एक लड़की है, उस लड़की को धोखा देने के लिए, जिसे हम द लेडी के नाम से जानते हैं, उस लड़की को धोखा देने के लिए किस में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है, कौन सा भेष बदलता है? तो डी जो है इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। वो अपना भेष बदलता है एक विलेजर के रूप में, गांव वाले के रूप में, विलेजर के रूप में आता है वो। क्वेश्चन नंबर 77 है दोस्तों, whom the attendant spirit calls to undo Comus black magic or to free the lady from the magic chair? दोस्तों मैंने आपको बताया था कोमस के अंदर, कोमस जो है एक विलेन है, उसके अंदर एक लड़की है जिसे हम द लेडी के नाम से जानते हैं। तो कोमस जो है अपना भेष बदलता है एक गांव वाले के रूप में और इस लेडी को फंसाकर अपने महल में ले जाता है और वो एक मैजिक चेयर पर उसे जाकर बैठा देता है, ठीक है।
मैजिक चेयर पर बैठाने के बाद ये बंदी बन जाती है। अटेंडेंट स्पिरिट, जो आइए अच्छे इंसानों का साथ देने के लिए, कहां से, जॉब के पास से, भगवान के पास से एक तरह से ये आई है अच्छे लोगों का साथ देने के लिए। ये बुलाती है द लेडी को फ्री करने के लिए, किसे बुलाती है, ठीक है, बाद में। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है सेब्रीना। ये ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। ये कौन है दोस्तों, ये गॉडेस ऑफ रिवर हैं, नदियों की देवी हैं। ये अपना पवित्र जल छिड़कती हैं किसके ऊपर, द लेडी के ऊपर, जिसके बाद कोमस का ब्लैक मैजिक, काला जादू जो है कोमस का, वो खत्म हो जाता है। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 है हु सन इज कोमस, यानी कि कोमस के पेरेंट्स के बारे में दोस्तों पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। इनके पिता का नाम जो था वो बैकस था। बैकस कौन है दोस्तों, गॉड ऑफ वाइन है, ठीक है। और जो इनकी मदर थी तो वो है सर्स, ये कहा जाता है इनकी माता को। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 है दोस्तों द एज ऑफ मिल्टन हैड 3 काइंड्स ऑफ पोएट। ये कौन कौन से पोएट थे, 3 काइंड ऑफ पोएट जॉन मिल्टन की एज रखती थी, वो कौन कौन से पोएट्स थे। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर है मेटाफिजिकल, कैवेलियर और प्यूरिटन। प्यूरिटन तो अपने आप में जॉन मिल्टन ही थे दोस्तों। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 है दोस्तों जॉन मिल्टन बिलोंग्स टू। मैंने आपको कई बार ये बता दिया कि जॉन मिल्टन कौन थे, प्यूरिटन थे। तो इसका ए है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 है दोस्तों जॉन मिल्टन्स लेलेग्रो एंड इल पेंसरोसो आर कंपेनियन पोएम एंड बोथ आर रिटन इन। ये किसमें लिखी गई हैं। यहां पर आपके सामने दोस्तों 4 ऑप्शंस हैं, आयाम्बिक, पेंटामीटर, टेट्रामीटर कपलेट्स, हीरोइक कपलेट्स, शेक्सपियरियन सोनेट्स के फॉर्मेट में लिखी गई हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी है, टेट्रामीटर कपलेट में ये लिखी गई है। कहीं कहीं किसी बुक में आपको ये मिलेगा ऑक्टोसिलेबिक में ये लिखी गई हैं, तो वो भी करेक्ट आंसर है दोस्तों। टेट्रामीटर के अंदर 4 पेयर ऑफ मीटर होते हैं या सिलेबल होते हैं, तो वो 8 ही कहलाते हैं, ठीक है। तो ऑक्टो का मतलब 8 ही होता है सिलेबल, तो टेट्रामीटर के अंदर भी 8 सिलेबल होते हैं। तो बी इसका करेक्ट आंसर है और ऑक्टोसिलेबिक भी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82 है द मीनिंग ऑफ लेलेग्रो इज। ये इसका मीनिंग पूछ रहे हैं दोस्तों। जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया एक वर्क है लेलेग्रो, इसका मीनिंग पूछा गया है। उसका मतलब है दोस्तों हैप्पी और चेयरफुल पर्सन, ठीक है। हैप्पी की जगह आप जोयस भी यहां पर यूज कर सकते हैं। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82 है द मीनिंग ऑफ एल पेंसेरोसो इज। इसका मीनिंग क्या है दोस्तों, इसका अपोजिट मीनिंग है बिल्कुल। इल का मतलब होता है कोई बीमार व्यक्ति, या फिर पेंसिव मैन का मतलब होता है कि कोई दुखी आदमी, इसका मतलब ये है दोस्तों। और लेलेग्रो का मतलब है कोई खुशी इंसान, ठीक है। और इसका है दोस्तों कोई दुखी इंसान। ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84 है एरियोपैजिटिका इज ऑल अबाउट। ये मैं क्वेश्चन आपको पहले ही करा चुका हूं, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85 है दोस्तों सैमसन एगोनिस्ट इज ए। दोस्तों जॉन मिल्टन ने एक और वर्क लिखा है जो मेरा फेवरेट वर्क है, बहुत ही अच्छा वर्क लगा मुझे जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया। ये किस तरह का वर्क है, तो दोस्तों ये है एक क्लोसेट ड्रामा। क्लोसेट ड्रामा क्या होता है दोस्तों, जिसे कोई भी राइटर लिखता है उसे परफॉर्म करने के लिए नहीं लिखता, सिर्फ रीड करने के लिए लिखता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक क्लोसेट ड्रामा है जिसे जॉन मिल्टन ने लिखा था सिर्फ और सिर्फ रीड करने के लिए, ना कि परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 है मैनुआ एंड डेलिला आर कैरेक्टर इन। किस वर्क के अंदर मैनुआ एंड डेलिला ये कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो जॉन मिल्टन के किस वर्क के अंदर हैं दोस्तों, ये सैमसन एगोनिस्ट के अंदर हैं। ये मैनुआ जो है ये है दोस्तों सैमसन का फादर, और डेलिला जो है वो है इसकी पत्नी, सेकंड पत्नी का नाम है जो फिलिस्टाइन से बिलोंग करती है। ये अपने पति को धोखा दे देती है, जिसकी वजह से इसका पति सैमसन मौत के घाट इसको जाना पड़ता है, उसकी जान से हाथ धोना पड़ता है। यदि ये इसे धोखा नहीं देती तो सैमसन को हराने वाला कोई भी नहीं था, क्योंकि सैमसन के पास कुछ भगवान के द्वारा दी गई दिव्य शक्ति थी जो उसके बालों में थी, लेकिन डेलिला ने धोखे से इसके बाल काट दी थी, जिसकी वजह से सैमसन की सारी शक्तियां चली गई थी
और इसे फिर कोई भी हरा सकता था। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87 है, इन हिज सोनेट मी थॉट आई सा माय लेट स्पाउस एंड मिल्टन सेलिब्रेट्स हिज, कौन सी वाइफ दोस्तों, सेकंड वाइफ को ये सेलिब्रेट करते हैं। जो इनकी वाइफ की डेथ हो जाती है, डिसीज्ड वाइफ है ये इनकी सेकंड जो है, उसके बाद ये लिखते हैं ये वाली पोयम, मी थॉट आई सा माय लेट स्पाउस सेंट। ठीक है, तो सेकंड वाइफ को लिखते हैं। 88 क्वेश्चन नंबर है, मिल्टन वाज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्लेचर, फ्लेचर के किस वर्क से मिल्टन इंस्पायर्ड थे। क्राइस्ट विक्ट्री एंड ट्रम्प, ये इसका सी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 है, द माइंड इज इट्स own place and in itself can make a heaven of hell and hell of a heaven. The above lines are taken from. इसका मतलब ये है दिमाग अपने आप में एक ऐसी जगह है, दिमाग के पास एक ऐसी पावर है जो किसी स्वर्ग को भी अपनी निगेटिव थिंकिंग से हेल बना सकता है और अपनी पॉजिटिव साइड से, पॉजिटिव थिंकिंग से वो अपने किसी भी हेल को स्वर्ग में तब्दील कर सकता है। ठीक है, तो ये लाइन कहां से ली गई है, क्वेश्चन नंबर 89 में ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ए, पैराडाइज लॉस्ट में ये लाइनें हमें देखने के लिए मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, आफ्टर मिल्टन वेंट ब्लाइंड ही वाज एबल टू कंपोज पोएट्री बाय यूजिंग, जब मिल्टन की आईसाइट चली गई थी दोस्तों 44 की एज में ही, उसके ही बाद इनके फेमस वर्क आए हैं। ठीक है, तो ये किस तरह से लिखते थे, टाइपिंग करके लिखते थे, डिक्टेशन से लिखते थे, इसका मतलब होता है दोस्तों इमला। ठीक है, तो ये किस तरह से लिखते थे, रिकॉर्डिंग करके लिखते थे, तो इसका मतलब है दोस्तों ये इमला बोलते थे और कोई इनके लिए ये वर्क लिखता था। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91 है दोस्तों, हु इज लिसिडस। लिसिडस जो है जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया बहुत ही बढ़िया वर्क है दोस्तों, जो आया था 1637 में। ठीक है, वो किसके लिए लिखा था, इन्होंने अपने फ्रेंड के लिए लिखा था। इनके फ्रेंड की दोस्तों डेथ हो गई थी, उसके बाद इस वर्क को उन्होंने लिखा था उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, जिसको नाम दिया था इन्होंने लिसिडस। अब ये लिसिडस जो है इनका फ्रेंड ही है, जिसका नाम है दोस्तों एडवर्ड किंग। ठीक है, एडवर्ड किंग है उनका नाम, तो इसका ए जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 है दोस्तों, व्हाट जोनर इज लिसिडस। जोनर क्या है, इसका मतलब कि ये किस तरह की लिखी गई है, पास्टोरल एलिजी है, मोनोडी है, एपिक है, या ए और बी दोनों है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ए और बी दोनों, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर है। राइट। क्वेश्चन नंबर 93 है, हाउ डिड द स्पीकर नो लिसिडस। यहां पर स्पीकर कौन है दोस्तों, स्पीकर हैं आपके जॉन मिल्टन। राइट, और लिसिडस जो है आपका कौन है, एडवर्ड किंग है। तो कैसे एडवर्ड किंग को जॉन मिल्टन जानते थे। ठीक, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये क्राइस्ट कॉलेज में दोस्तों पढ़ते थे दोनों साथ साथ। तो ये कौन थे, इनके फ्रेंड थे। किसके फ्रेंड थे, जॉन मिल्टन के फ्रेंड थे। अब ये पहले ऑप्शन हम देख लेते हैं दोस्तों, चारों के चारों। लिसिडस वाज हिज फ्रेंड, ठीक है। लिसिडस वाज हिज कंटेम्परेरी, ये भी ठीक है। ये क्यों ठीक है, जो लिसिडस था मतलब कि एडवर्ड किंग था, वो अपने आप में एक पोएट था। लिसिडस was from the same college और यूनिवर्सिटी जिसमें जॉन मिल्टन स्टडी करते थे, ये उसी कॉलेज से बिलोंग करता था। जॉन मिल्टन ने दोस्तों लिया था क्राइस्ट कॉलेज में एडमिशन 1625 में। ठीक है, और एडवर्ड किंग ने लिया था दोस्तों कब, 1626 में। तो दोनों एक ही चीज की स्टडी करते थे, दोनों ही पोएट बनना चाहते थे। ठीक है, और दोनों के दोनों एक ही जगह पर पढ़ते थे, मतलब एक ही कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़ते थे। तो सारे के सारे डी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 94 है, हाउ ओल्ड वाज एडवर्ड किंग व्हेन ही डाइड। एडवर्ड किंग जो है वो कितना ओल्ड था जब उसकी डेथ हो गई थी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 94 का जो आंसर है वो है दोस्तों 25 ईयर्स ओल्ड। वो कितने साल का था दोस्तों, 25 ईयर्स का था। सी इसका करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 95 है हाउ डिड मिल्टन फ्रेंड डाइड। मिल्टन का जो फ्रेंड है एडवर्ड किंग, वो किस तरह से डाइड हुआ था, क्यों मर गया वो 25 की एज में ही, राइट। तो वो सिपरेक से मरा था, ड्राउन हो डूब के मरा था, या अपनी कोई सिकनेस से मरा था, किसी बीमारी से मरा था। तो बी जो है करेक्ट आंसर है, लेकिन सी भी दोस्तों करेक्ट आंसर है। जब उसके जहाज का एक्सीडेंट हुआ था तो वो क्या हुआ था दोस्तों, समुद्र में हुआ था, इसकी वजह से वो डूब गया था। तो डी इसका करेक्ट आंसर है, बी और सी दोनों हैं। 96 है व्हाट डिड एडवर्ड किंग वांट टू बी। एडवर्ड किंग क्या बनना चाहते थे, मैंने आपको बताया था, दोनों के दोनों क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से पढ़ते थे, दोनों के दोनों ही पोएट बनना चाहते थे, जॉन मिल्टन भी और एडवर्ड किंग भी। एडवर्ड किंग तो इनसे भी अच्छे पोएट थे जो लिखते थे। जॉन मिल्टन ने खुद एक्सेप्ट किया है अपने लिसिडस में, उन्होंने बताया था कि ये जो थे एबल थे एडवर्ड किंग की ये राइम बना सकें, लॉफ्टी राइम बना सकें, उसके भी एबल थे। तो बी है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97 है हु इज ऑर्फियस, ए कैरेक्टर फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी नोन फॉर हिज सॉन्ग और म्यूजिक। तो ये जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है, राइट। ए इसका करेक्ट आंसर है। ये एक कैरेक्टर है फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी से जो जाने जाते थे अपने म्यूजिक के लिए, अपने सॉन्ग्स के लिए जाने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 98 है इन हिज लिसिडस जॉन मिल्टन इन्वोक्स द म्यूजिस एज। म्यूजिस क्या होती हैं दोस्तों, ये देवियां होती हैं एक तरह से। जॉन मिल्टन ने लिसिडस को लिखने से पहले इनका आवाहन किया था, ठीक है। वो उनसे कहा था कि तुम आओ और मुझे इस पोएम को लिखने में मेरी मदद करो, क्योंकि जॉन मिल्टन 1637 में जब इन्होंने लिसिडस लिखा था अपने आप को फुल्ली मैच्योर्ड नहीं मानते थे, मतलब अपने आप को एक पोएट नहीं मानते थे, इसीलिए इन्होंने म्यूजिस का आवाहन किया। वो कौन थी, सिस्टर्स ऑफ द सैक्रेड वॉल, मतलब ये 9 म्यूजिस हैं दोस्तों, और इनका आह्वान किया था। सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 है व्हेन डिड मिल्टन राइट लिसिडस। ये तो मैं आपको मल्टीपल टाइम्स बता चुका हूं दोस्तों, 1637 में लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 100 है दोस्तों व्हाई डिड मिल्टन राइट लिसिडस। मिल्टन ने लिसिडस को क्यों लिखा। लिसिडस एक बहुत ही फेमस वर्क है जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया, जो कई बार जॉन मिल्टन ने दोस्तों रिवाइज किया था अपनी लाइफ में, ठीक है। तो इसे क्यों लिखा था, ये दोस्तों हमारा 100 क्वेश्चन है इस सीरीज में। इस वीडियो में सिर्फ हम 100 क्वेश्चन को ही क्लियर करेंगे, ठीक है। तो इसको क्यों लिखा था दोस्तों, उन्होंने अपने डैड फ्रेंड जिसका नाम है एडवर्ड किंग, उनको प्रेज करने के लिए लिखा था, उनकी तारीफ में लिखा था, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इस वर्क को लिखा था। तो सी इसका दोस्तों क्या है, करेक्ट आंसर है। आई होप दोस्तों ये 100 क्वेश्चंस आपने एंजॉय किए होंगे। मिलते हैं एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।